हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी जिलों में, यानी 75 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के कितने डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क शुरू करने जा रही है? तो 120 डिग्री कॉलेजों में। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है जिसमें हमने नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसे भी इस PDF में कवर किया है। और अगर ऐसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानपुर की प्राची ने राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ओनर के तौर पर चुना गया? तो हमारे देश भारत को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा किस देश में बनकर तैयार हुई? तो ईसा मसीह की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो ब्राजील में बनकर के तैयार हुई। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? तो इसकी मेजबानी की है डेनमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, टाटा IPL फाइनल 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो करेगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पुराना नाम था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती? तो ये जीती है रोनी ओसुलीवन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने? तो ये जो है वेस्ट इंडीज के नए कप्तान बने हैं। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 पदक। बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। BHU के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते और 1 रजत पदक जीता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BA प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं शुभम यादव, इनका नाम ध्यान रखना है। इन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता के 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। रेवी पाल ने महिला स्टीपल चेज इवेंट में रजत पदक जीता। और विश्वविद्यालय के BA द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं ध्रुव कुमार पांडे, MPED प्रथम वर्ष के छात्र प्रमोद कुमार कुशवाहा और लॉ प्रथम वर्ष के छात्र गौरांग तिवारी ने कराटे प्रतियोगिता काता टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। यानी ये जितने भी छात्र हैं इन्होंने टीम इवेंट में, एक टीम थी जिसमें गोल्ड मेडल जीता गया है कराटे प्रतियोगिता में। तो यहाँ से आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में आयोजित हुए थे तो उसमें जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके छात्रों ने, उसके खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो 3 पदक जीते, 2 स्वर्ण पदक जीते और 1 रजत पदक जीता है। और स्वर्ण पदक किसने जीते? तो ये नाम भी ध्यान रखने हैं, शुभम यादव, और एक ये जो टीम है कराटे प्रतियोगिता की उनमें जो छात्र हैं इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग कितनी हाईटेक नर्सरी विकसित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 150। 7 मई 2022 को जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य,
इन्होंने ग्रामीण विकास के अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2-2 हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के तहत ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत 100 दिनों के भीतर फल एवं चयनित सब्जियों के पौधे उगाने के लिए 150 हाईटेक नर्सरी विकसित करेगा। प्रत्येक नर्सरी की जो लागत है वो लगभग 1 करोड़ रुपए होगी और एक नर्सरी हर साल लगभग 15 लाख पौधे पैदा करेगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश में जो है कितनी हाईटेक नर्सरी विकसित करने की बात कही गई। तो 150 हाईटेक नर्सरी विकसित की जाएंगी हमारे प्रदेश में और प्रत्येक जिले में तो 2-2 हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है केशव प्रसाद मौर्य, जो कि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ से ये आपको बातें ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये जो 150 हाईटेक नर्सरी विकसित हैं ये 100 दिनों के भीतर जो है विकसित की जाएंगी मनरेगा के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब किस राज्य द्वारा स्थापित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा के द्वारा। एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की, जो ओडिशा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली बार है। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब देश में पहली ऐसी व्यवस्था है और इसका उद्देश्य एक प्रभावी साक्ष्य आधारित और नीति उन्मुख केंद्र स्थापित करना है। यह राज्य में आदिवासी स्वास्थ्य के संबंध में बीमारी के बोझ, अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यवहार और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की व्यवस्थित और निरंतर निगरानी करेगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ओडिशा के भुवनेश्वर में जो है देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वास्थ्य वेधशाला जो है स्थापित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से अगर पूछा जाए किस नाम से, तो ट्राई हब जो है ये स्थापित की गई है कहाँ पर? ओडिशा के भुवनेश्वर में। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करना, इसके साथ ही साक्ष्य आधारित और नीति उन्मुख केंद्र स्थापित करना और इसके साथ ही बीमारी के बोझ, अच्छी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की व्यवस्थित और निरंतर निगरानी करना इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखना है, देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित करी गई? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई हैं प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं प्रियंका मोहिते। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। दोस्तों जो प्रियंका मोहिते हैं इन्होंने हाल ही में यानी 5 मई 2022 को कंचनजंगा जो पर्वत है उसकी चढ़ाई की और इसके बाद जो है ये 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी। इससे पहले इन्होंने कौन कौन सी चोटियों को फतह किया है? तो ये आपको यहाँ पर देखेंगे। सबसे ऊंची जो चोटी है दुनिया की माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8849 मीटर, इसको इन्होंने फतह किया। माउंट लोत्से 8516 मीटर है, इसे फतह किया। माउंट मकालू, माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई जो है ये कर चुकी है। तो 4 चोटियां ये और 5वीं चोटी ये कंचनजंगा, जिसकी चढ़ाई करने के बाद ये 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली देश की पहली महिला बन गई। प्रियंका मोहिते को साल 2020 में तेनजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पुरस्कार भी ध्यान रखना है 2020 में दिया गया। और दोस्तों ये जो प्रियंका मोहिते हैं इन्होंने कंचनजंगा जो पर्वत है इसकी चढ़ाई पूरी की है और ऐसा करने वाली भी ये पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों प्रियंका मोहिते से संबंधित अगर देखा जाए तो जो प्रियंका मोहिते हैं ये महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं। ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं। और दोस्तों
ये जो प्रियंका मोहिते हैं, इन्होंने 21 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया था और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाली देश की तीसरी सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देश की तीसरी सबसे कम उम्र की ये भारतीय थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और 21 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो ध्यान रखना, इनका नाम जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, प्रियंका मोहिते। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अनूठी तरह की फेलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया। यह हब तेलंगाना सरकार द्वारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और लॉरस लैब्स के सहयोग से फार्मास्यूटिकल्स और उद्योग में कुशल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी को शामिल करने और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि तेलंगाना सरकार ने जो है हैदराबाद में एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया है और ये देश में अपनी तरह का एक अनूठा हब है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है लॉन्च किया गया, तो तेलंगाना के हैदराबाद में ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत विकसित किया, जिससे हरित शिपिंग की दिशा में देश के प्रयासों को गति मिलेगी। हाइड्रोजन द्वारा संचालित ईंधन सेल एक कुशल, पर्यावरण के अनुकूल, शून्य उत्सर्जन डायरेक्ट करेंसी यानी डीसी शक्ति स्रोत है, जो पहले से ही भारी शुल्क वाली बस, ट्रक और ट्रेन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जा चुके हैं और अब इसे समुद्री अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत जो है वो किसने विकसित किया है? तो ये किया गया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला जो इलेक्ट्रिक पोत है वो किसने विकसित किया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये जो जहाज है इलेक्ट्रिक, ये जो पोत है, ये भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो में किस वर्ष तक शुक्र मिशन तक पहुंचने की योजना बनाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 2024 तक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, यहाँ पर क्या होगा, इसरो ने वर्ष 2024 तक दिसंबर में शुक्र मिशन तक पहुंचने की योजना बनाई, जब पृथ्वी और शुक्र एक सीध में आ जाएंगे। अगर इस समय लॉन्चिंग होगी तो कम से कम प्रोपेलेंट इस्तेमाल करके इसे वीनस की ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। उसके बाद 1 साल के लिए ऑर्बिटल मैनूवर्स की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है कि जो इसरो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसने कब तक शुक्र ग्रह पर पहुँचने की योजना बनाई है? तो दिसंबर 2024 तक। दोस्तों शुक्र ग्रह से संबंधित पहले आपको इसरो से संबंधित ध्यान रखना है। इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। और इसरो के जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? तो ध्यान रखना है, इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में है एस सोमनाथ, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, अभी हाल ही में एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, एस सोमनाथ। दोस्तों शुक्र ग्रह की अगर बात की जाए तो शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए, दूरी के क्रम में देखा जाए, तो जो शुक्र ग्रह है ये दूसरा सूर्य से ग्रह है, यानी सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध और उसके बाद आता है शुक्र। दोस्तों अगर देखा जाए कि बुध सबसे नज़दीक है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र।
भले ही बुध सूर्य के नज़दीक है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखनी है। तीसरी आपको ध्यान रखनी है कि भोर का तारा और सांझ का तारा ये किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसके अलावा ध्यान रखना है जो शुक्र ग्रह है ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो है उसकी तुलना में उल्टी दिशा में जो है गति करता है। ठीक है, तो उल्टी दिशा में ये घूमता है शुक्र ग्रह। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है, तो ये आपका शुक्र होगा, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है ये लगभग पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में समान है, इसीलिए इसे जो है पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है, यानी पृथ्वी की बहन और जुड़वां ग्रह के रूप में जो है इसे जाना जाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो ये आपका शुक्र हो जाएगा, क्योंकि सबसे गर्म ग्रह है, इसीलिए सबसे चमकदार ग्रह जो है ये शुक्र हो जाता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह से संबंधित ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। तो ऐसा ऐलान किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से। दिल्ली में अब बिजली पर सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने 2016-17 से बिजली सब्सिडी योजना शुरू की। इसमें दिल्ली वालों को खपत के आधार पर सब्सिडी मिलती है। 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से मुफ्त है और इसके बाद जो है 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। और दोस्तों जो फ्री बिजली है 200 यूनिट तक, इसके जो लाभ करता है उपभोक्ता है उनकी संख्या करीब 30.39 लाख है। तो अभी जो है दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि बिजली पर सब्सिडी जो 201 से 400 यूनिट तक सब्सिडी दी जाती है, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इसकी मांग करेंगे। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है किस राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, तो ये दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। दोस्तों दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो दिल्ली से संबंधित ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनाया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो स्विस फर्म है IQ एयर, इसके द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही, तो ये रही है नई दिल्ली। ठीक है, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की परियोजना ये दिल्ली सरकार की है। इरादा कर लिया है हमने, ये शिक्षा गीत किस राज्य का है, तो ये भी दिल्ली सरकार का है। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। और इसके साथ ही दिल्ली से एक संबंधित क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई-साइकिलों को शामिल करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। तो दिल्ली से संबंधित ये 3-4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना लॉन्च की है। इस योजना को महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए शुरू की गई है। कारागार विभाग और महाराष्ट्र राज्य सरकारी सहकारी बैंक द्वारा लागू की गई इस योजना को पुणे यरवदा सेंट्रल जेल में शुरू किया गया। जीवला का मराठी में अर्थ स्नेह प्रेम होता है। इस योजना के शुरुआती चरण में 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इस पर लागू होने वाली ब्याज दर 7% है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जीवला नामक जो विशेष ऋण योजना है ये किस राज्य सरकार से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे शुरू किया है और इस योजना का जो लाभ है वो किसे दिया जाएगा, तो महाराष्ट्र जेल में जो सजा काट रहे कैदी हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों ऐसी ही योजना महाराष्ट्र में पहले भी एक शुरू की गई थी। कौन सी? तो वो आपको ध्यान रखनी है, खावती ऋण योजना। खावती ऋण योजना जो है महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। कौन सी? खावती। ये भी कैदियों के लिए ही शुरू की गई थी। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखनी है, जीवला और खावती। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित कुछ बातें देखते हैं। सबसे पहले मैप में देखेंगे कि महाराष्ट्र है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो गोवा हो गया आपका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा को महाराष्ट्र टच करता है। दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चलिए महाराष्ट्र से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी ये कहाँ पर स्थापित हुई? तो ये जो है पुणे महाराष्ट्र में स्थापित हुई है। ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के पुणे में। अगला है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लातूर महाराष्ट्र में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, देश की पहली वाटर टैक्सी कहां पर शुरू की गई? तो दोस्तों देश की पहली वाटर टैक्सी जो है ये मुंबई में शुरू हुई है। ध्यान रखना है कहां पर? मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो है ये कौन सा है? तो ध्यान रखना है नाम पहले, तो इसका नाम है रेडियो अक्ष। ठीक है, रेडियो अक्ष के नाम से लॉन्च किया गया था, रेडियो अक्ष। और दोस्तों ये कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लॉन्च किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नागपुर महाराष्ट्र में ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ये भी हुआ है मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला है, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूजर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है मुंबई में ये आयोजित हुआ है। ये कुछ योजना ध्यान रखनी है। खावती ऋण योजना महाराष्ट्र से संबंधित है। मानसी वसुंधरा अभियान, ये मानसी नहीं होगा यहाँ पे, मांझी वसुंधरा अभियान। दोस्तों मांझी वसुंधरा अभियान ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। तो अभी जो है कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अभी जीवला नामक एक विशेष ऋण योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व को युवाओं में जागरूकता फैलाने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न अन्य संस्थानों में दौड़, शॉटपुट जैसे कई एथलेटिक खेल आयोजित किए जाते हैं जिसमें ताकत और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सारे आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से आयोजित कराए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हर साल जो है 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 8 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, जैन यूनिवर्सिटी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।